हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, कोड 402। हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो जी के बारे में। इसमें आपका टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कैरियर है। अर्ली लाइफ आपका हो चुका है। अपने पिता के अधीन पिकासो का प्रशिक्षण 1890 से पहले शुरू हुआ था। मतलब अपने पिता के उसमें ही इन्होंने जो इनका प्रशिक्षण हुआ था एजुकेशन का, वो 1890 से पहले शुरू हुआ था। उनकी प्रगति को बार्सिलोना में म्यूज़ो पिकासो द्वारा आयोजित शुरुआती कार्यों के संग्रह में पाया जा सकता है। मतलब उनकी प्रगति के लिए जो बार्सिलोना में म्यूज़ पिकासो द्वारा जो आयोजित हुआ था शुरुआती कार्यों के संग्रह में इनके पाया जा सकता है। 1893 के दौरान उनके शुरुआती काम की किशोर गुणवत्ता गिर गई। 1893 के दौरान ही इनका जो शुरुआती काम था उसकी किशोर गुणवत्ता गिर गई थी और 1894 तक एक चित्रकार के रूप में उनका कैरियर शुरू हो सकता था। मतलब 89 के 4 तक ही इनके चित्रकार के रूप में इनका जो कैरियर है वो शुरू हो सकता था। 1890 के दशक के मध्य में अकादमिक यथार्थवाद स्पष्ट रूप से द फर्स्ट कम्युनियन 1896 की है ये इनकी में प्रदर्शित हुआ। मतलब 1890 के दशक की बात है ये, मध्य की। अकादमी यथार्थवाद स्पष्ट रूप से द फर्स्ट कम्युनियन ये इनकी पेंटिंग है, ये 1896 की है, उसमें ये प्रदर्शित हुआ जो इनकी बड़ी रचना है। ठीक है, इसको आप बाकी नेट पे देख सकते हो ये कौन सी वाली पेंटिंग है, तो इनकी ये बड़ी रचना है। उसी वर्ष 14 वर्ष की आयु में उन्होंने आंटी पीपा के पोर्ट्रेट को एक जोरदार और नाटकीय चित्रित किया, है ना। उसी वर्ष की बात है, 14 वर्ष की आयु में इन्होंने आंटी पीपा के पोर्ट्रेट को एक जोरदार और नाटकीय चित्रित किया, जिसे जुआन एडुआर्डो सर्कुलेट ने स्पेनिश चित्रकला के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा संदेह के बिना कहा है ना। मतलब 14 वर्ष की आयु में जो आंटी थी पीपा, उनका नाम है ये, उनके पोर्ट्रेट को इन्होंने मतलब एक जोरदार और नाटकीय चित्र इन्होंने चित्रित किया था, है ना। तो इसको बताया है कि इसको क्या कहा गया है, स्पेनिश चित्रकला के पूरे इतिहास में इसका सबसे बड़ा संदेह के बिना इसको कहा गया है। पिकासो ने 1900 में अपनी पहली यात्रा पेरिस की, है ना। इन्होंने इनकी जो पहली यात्रा थी वो 1900 में की थी, पेरिस की। फिर यूरोप की कला राजधानी की इन्होंने। वहाँ उन्होंने अपने पहले पेरिस के मित्र, पत्रकार और कवि मैक्स जैकब से मुलाकात की। ठीक है, तो इनकी जो पहली यात्रा थी वो 1900 में हुई थी पेरिस में, और यूरोप की कला राजधानी की, मतलब पेरिस के बाद इन्होंने यूरोप की थी। वहाँ उन्होंने अपने पहले पेरिस के मित्र, पत्रकार और कवि मैक्स जैकब से मुलाकात की। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने जो इनके पहले पेरिस के मित्र थे, पत्रकार और कवि मैक्स जैकब, उससे इन्होंने मुलाकात की थी। और जो ये पिकासो जी थे ये वैसे रात में वर्क करते थे, और जो मैक्स था ये दिन में वर्क करता था। इनका दोनों का वर्क जो था वो अपोजिट था, एक दिन में काम करता था और एक रात में। जिन्होंने पिकासो को भाषा और उसका साहित्य सीखने में मदद की। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो जैकब जी थे, इन्होंने पिकासो को भाषा और उसका साहित्य सीखने में मदद की थी। जल्द ही उन्होंने एक अपार्टमेंट साझा किया। मतलब जब इन्होंने मदद की थी उसके बाद से इन्होंने एक अपार्टमेंट साझा भी किया था जिसमें ये साथ ही रहते थे। 1901 के पहले 5 महीनों के दौरान
पिकासो मैड्रिड में रहते थे, है ना। ये 1901 की बात है, 1901 की। उससे पहले 5 महीने के दौरान ये पिकासो मैड्रिड में रहते थे। जगह का नाम है मैड्रिड, जहां उन्होंने और उनके अराजकतावादी मित्र फ्रांसिस्को डी असीस सोलर ने पत्रिका एंटीजुआन यानी यंग आर्ट की स्थापना की, है ना। कहा जहाँ पे इन्होंने उनके जो अराजकतावादी मित्र थे फ्रांसिस्को डी असीस सोलर ने पत्रिका एंटीजुआन यानी यंग आर्ट उसकी स्थापना की थी, जिसमें 5 मुद्दों को प्रकाशित किया गया था। सोलर ने लेखों की याचना की और पिकासो ने पत्रिका का चित्रण किया, ठीक है। तो 1901 के पहले जो पिकासो जो थे वो मैड्रिड में रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने और उनके जो अराजकतावादी मित्र थे फ्रांसिस्को डी असीस सोलर, ये नाम है इनका, इनके मित्र का फ्रांसिस्को डी असीस सोलर, इन्होंने यंग आर्ट यानी पत्रिका एजे ज्वाइन, है ना, इसको यंग आर्ट कहते हैं, इनकी इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें 5 मुद्दों को प्रकाशित किया गया था, है ना। मतलब जो ये यंग आर्ट की स्थापना हुई थी, इसमें किस मुद्दों को 5 मुद्दों को इसमें प्रकाशित किया गया था। सोलर ने लेखों की याचना की और पिकासो ने पत्रिका का चित्रण किया, यानी सोलर ने लेखों की याचना की थी और पिकासो ने पत्रिका का चित्रण किया था, जिसमें ज़्यादातर गरीबों के राज्य के साथ सहानुभूति दिखाने और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने में योगदान दिया, ठीक है। तो सोलर ने लेखों की याचना की और पिकासो ने पत्रिका का चित्रण किया, जिसमें ज़्यादातर गरीबों के राज्य के साथ सहानुभूति दिखाने, है ना, जो गरीब लोग थे उनके राज्य के साथ इसमें सहानुभूति दिखाई और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने में भी योगदान दिया। पहला अंक 31 मार्च 1901 को प्रकाशित हुआ। जो इनका पहला अंक था वो 31 मार्च 1901 को प्रकाशित हुआ था। जिस समय तक कलाकार अपने काम पिकासो को साइन करना शुरू कर चुके थे। जो इनका पहला अंक था वो 31 मार्च 1901 को प्रकाशित हुआ, जिस समय तक कलाकार जो थे वो अपने काम पिकासो को साइन करना शुरू कर चुके थे। (1998) से उन्होंने पाब्लो रुइस पिकासो के रूप में अपने कामों पर हस्ताक्षर किए। जैसे वर्क पे सिग्नेचर करते हैं तो 1898 से इन्होंने जो ने अपने कामों पर हस्ताक्षर किए थे वो किस नाम से किए थे? पाब्लो रुइस पिकासो के रूप में, ठीक है। अपने कामों पर इन्होंने हस्ताक्षर शुरू कर दिए थे। उसके बाद 1901 तक पाब्लो आर पिकासो के रूप में, ठीक है। मतलब इनके चेंज होते रहे। पहले इन्होंने 1989 से इन्होंने पाब्लो रुइस पिकासो के रूप में अपने कामों पर हस्ताक्षर किए, फिर उसके बाद 1901 तक पाब्लो आर पिकासो के रूप में, ठीक है। उसके बाद इनके पीरियड्स के बारे में आगे बताया गया है, जो पीछे उसमें मैंने आपको बताया था। पिकासो का एक तो जो ब्लू पीरियड है उसका टाइम है 1901 से 1904। तो इनका जो ब्लू पीरियड है 1901 से 1904, जिसमें अन्य रंगों द्वारा केवल कभी कभी गर्म किए गए नीले और नीले हरे रंग के रंगों में प्रस्तुत की जाने वाली सोम्ब्रो पेंटिंग की विशेषता है, ठीक है। तो पहले तो इनका ये ध्यान रखिएगा कि जो पिकासो की जो ब्लू पीरियड है वो 1901 से 1904 तक है, और इसमें क्या बताया गया है, जिसमें अन्य रंगों द्वारा केवल कभी कभी गर्म किए गए नीले और नीले हरे रंग के रंगों में प्रस्तुत की जाने वाली सोम्ब्रे पेंटिंग की विशेषता है। ये इसका मेन पॉइंट है बस। या तो स्पेन में 1901 की शुरुआत में या पेरिस में वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू हुआ। मतलब जो ये विशेषता है ये कब शुरू हुई ये बताया है कि या तो स्पेन में 1901 की शुरुआत में या पेरिस में वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू हुई, है ना। इसमें क्या बताया है बस, जो नीले और नीले हरे रंग के में जो रंगों में प्रस्तुत की जाने वाले सोम्बो पेंटिंग है उसकी विशेषता बताई है। बच्चों के साथ गौ माताओं की कई पेंटिंग ब्लू पीरियड से मिलती है। 1901 की शरद ऋतु में शुरू होते हुए उन्होंने क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में अबुदास अलौकिक पेंटिंग लाविए 1901 में परिणत
के कई मरणोपरांत चित्रों को चित्रित किया। ठीक है, तो बच्चों के साथ की गौ माताओं की पेंटिंग भी जो है वो ब्लू पीरियड से ही मिलती है। उसके बाद 1901 की शरद ऋतु में जो शुरुआत हुई थी, क्वीलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में उदास अलौकिक पेंटिंग लाविए, ये 1903 की है, में परिणत कैसेज मास के कई मरणोपरांत चित्रों को चित्रित इसमें किया गया है। ठीक है, इससे आगे और जो पीरियड्स है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आज के वीडियो में इतना ही है।